से बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान विपक्ष कई मामलों में सरकार को घेरेगी। विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र 22 से 26 जुलाई तक चलेगा। तो आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है मॉनसून सत्र की, और 22 जुलाई से 26 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है। आपको बताएं कि विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के आसार बताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने की, और ऐसे में सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। 22 से 26 जुलाई तक मॉनसून सत्र चलेगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने वाला है और इसके हंगामेदार रहने के आसार हैं। हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। मृगेंद्र जी, जिस तरह से विपक्ष ने पहले ही रणनीति बना ली है सरकार को घेरने के लिए, हंगामेदार रहने के आसार हैं इस सत्र के, क्या कुछ तैयारी है सत्र को लेकर? देखिए, जो विधानसभा का सत्र आज पहला दिन है, पहले दिन पूर्व दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसमें महासमुंद के पूर्व विधायक रहे अग्नि चंद्राकर, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के जो पूर्व सदस्य रहे मकसूदन लाल चंद्राकर, अमीन साय और लक्ष्मी प्रसाद पटेल, इसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है भाजपा विधायक भावना वोहरा का है, और जिसपे जो कवर्धा के मामले हैं उसको लेकर है। तो कुल मिलाकर ये है। आपने कहा जो विपक्ष की तैयारी, विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों को, जैसे कानून व्यवस्था का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, खाद की कालाबाजारी है, इन सब मुद्दों को लेकर आक्रामक रह सकता है। हालांकि आज पहला दिन है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि पहले दिन श्रद्धांजलि के बाद विपक्ष अपना रुख तय करेगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से हंगामेदार होने के आसार है इस सत्र के, 22 से 26 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरान? देखिए, सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट लाया जाएगा, क्योंकि पहला मुख्य बजट के बाद ये पहला सत्र है जिसमें सरकार के कामकाज के लिए राशि की ज़रूरत होती है। तो अनुपूरक बजट आएगा। इसके साथ ही जो धर्मांतरण कानून है उसको लाने की तैयारी है। पीएससी घोटाले के बाद जो एक पारदर्शी तरीके से पीएससी की परीक्षा हो, उसको लेकर एक कानून राज्य सरकार लेकर आएगी। तो कुल मिलाकर 4-5 विधेयक हैं, 4-5 संशोधन विधेयक हैं। कुल 5 दिनों में ये सब कार्य सरकार करेगी। जी यहाँ पर कई विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रही है। अब देखना है कि जब ये संसद सत्र की शुरुआत होती है तब आगे क्या कुछ होता है। ये भी बताइएगा मृगेंद्र जी की, क्योंकि विपक्ष ने रणनीति बनाई है, नगरीय निकाय चुनाव भी होना है, तो इसको लेकर अगर इस लिहाज से देखा जाए तो क्या महत्वपूर्ण हो सकता है इस सत्र में? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव दिसंबर में होना है छत्तीसगढ़ में। पिछले चुनाव में प्रक्रिया को बदल दिया गया था, पार्षद महापौर का चुनाव करते थे। इस बार महापौर का सीधे चुनाव होगा, उसका भी एक विधेयक लाने की तैयारी है। कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव से पहले बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। 24 तारीख को कांग्रेस का प्रदर्शन होगा, विधानसभा का घेराव होगा। उससे तय होगा कि कांग्रेस की दशा और दिशा किस तरीके से, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज लगातार उनके कार्यकाल में कांग्रेस को हार मिल रही है, और ये पहला कार्यक्रम होगा जिसमें कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए ये करो या मरो की स्थिति वाला विधानसभा सत्र होगा, जिसमें वो अपनी ताकत दिखाएगी। ताकत दिखाने में वो कितनी सफल होती है, क्योंकि उसका असर सीधे सीधे नगरीय निकाय चुनाव पर होगा। बिल्कुल मृगेंद्र जी, क्योंकि 5 साल बाद ऐसा मौका है छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस विपक्ष में है और लगातार सरकार को घेर रही है। बलौदा बाजार का मुद्दा हो या फिर कोयला घोटाले को लेकर हो, महादेव सटायक मामला भी खूब चर्चा में रहा है, सुर्खियों में रहा है। तो कांग्रेस लगातार हमलावर है, तो कितना हंगामा कर सकती है, क्योंकि विधानसभा घेराव की भी यहाँ पर तैयारी चल रही है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, बलौदा बाजार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के इतिहास में पहली बार किसी कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को आग लगा दी गई। उस घटना को लेकर कांग्रेस ने अपनी एक जांच कमेटी बनाई थी, बीजेपी ने अपनी जांच कमेटी बनाई थी, और राज्य सरकार की तरफ से जांच हो रही है। कुल मिलाकर इस सत्र में मेन फोकस जो रहेगा, अगर आप देखें तो बलौदा बाजार की घटना को लेकर कांग्रेस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वहाँ 2-3 कारण हैं। बलौदा बाजार से ही मंत्री टंकराम वर्मा आते हैं। टंकराम वर्मा क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र और वहीं जिला कार्यालय को जला दिया गया, तो कांग्रेस उसको लेकर लगातार आक्रामक भी रही है और इस सत्र में भी आक्रामक होगी।
बलौदा बाजार की घटना को लेकर बहुत सारे लोगों पर एफआईआर हुई है, कार्रवाई हुई है, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि जो वास्तविक आरोपी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। तो कुल मिलाकर इस सत्र में कांग्रेस बलौदा बाजार की घटना को लेकर आक्रामक रहेगी। बिल्कुल, तो इस पूरे सत्र के दौरान कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाने वाली है और वहीं सरकार कई विधेयक भी लेकर आने वाली है। तो क्या कुछ होने वाला है वो जब सत्र की शुरुआत हो जाएगी तो वो भी मृगेंद्र जी हमें जानकारी देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मृगेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वही देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में ही रहने वाले हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और मानसून सत्र में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। कार्य मंत्रणा समिति के बैठक में शिरकत करेंगे। तो सीएम आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही रहने वाले हैं क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो आज से शुरू हो रहा है और इस दौरान सीएम मानसून सत्र में विधानसभा में मौजूद रहेंगे। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी होगी, इस बैठक में भी सीएम शिरकत करेंगे। तो वही देखिए, आज से संसद के बजट सत्र की भी शुरुआत हो रही है। वित्त मंत्री आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भी पेश करने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट सत्र के दौरान 6 विधेयक पेश होंगे। तो देखिए, बजट सत्र की भी शुरुआत आज से हो गई है। वित्त मंत्री आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी और कल निर्मला सीतारमण बजट भी पेश करेंगी। 7वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण और ऐसे में वो इतिहास रचने वाली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी और बजट सत्र के दौरान 6 विधेयक पेश भी होने हैं। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ तैयारी है। अमृत जी, आज से सत्र की शुरुआत हो रही है, बजट सत्र है और जब भी बजट आता है तो हंगामा तो जरूर होता है सदन में। इस बार क्योंकि आज बजट को लेकर विधेयक पेश होगा, कल बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, तो क्या कुछ तैयारी है सरकार की तरफ से? प्रतिज्ञा, बजट सत्र की शुरुआत से पहले चूंकि आज जो पहला दिन है वो आज आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण रखने का मतलब यही होता है कि सरकार के जो कामकाज के क्या तौर तरीके रहने वाले हैं उसका भी अंदाज़ा लग जाता है और देश को भी पता चलता है कि इस सरकार के नेतृत्व में देश किधर जा रहा है, बजट की स्थिति क्या है, देश की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, उसके ऊपर जानकारी मिल जाती है। इसके बाद कल निर्मला सीतारमण जो है वो आम बजट पेश करेंगी। आम बजट जब पेश करेंगी तो मान के चलिए कि देश में दीर्घकालीन विकास को लेकर के क्या एजेंडा तय रखा जाने वाला है, इसके ऊपर जो है वो बजट में चीज़ें मेंशन की जाएंगी। आपको बता दें कि यह सारा जो बजट सत्र है वो 22 दिन का है, जिसमें जो बैठकें होंगी वो 19 हैं, यानी कि 19 दिन जो है संसद का कार्य चलेगा और इस दौरान जो है तमाम बजट के बिंदुओं पे चर्चा होगी। पक्ष और विपक्ष इस पे अपने जो सांसद है वो अपनी बातों को रखेंगे। साथ ही साथ इस दौरान ये जो अहम जो विधेयक हैं उन्हें भी पारित किया जाएगा। 6 अहम विधेयक हैं जिनको लेकर के जो है काफ़ी हद तक सरकार सतर्क है, जिसमें बॉयलर बिल है, फाइनेंशियल बिल है, इनको पारित करने की कोशिश की जाएगी। खासतौर पे एक जो मुद्दा है वो है बैंकिंग क्षेत्र में संशोधन का, क्योंकि विपक्ष की तरफ से पहले ही आगाह कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ पे खासतौर पे कि अगर बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी जो है वो अगर 51% से कम होती है तो वो इसका प्रचंड रूप से विरोध करेंगे। हालांकि जब कल प्रतिज्ञा सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उस दौरान सभी पार्टियों के जो नेतृत्व करने वाले जो लोग आए हुए थे उन्होंने वहां पे सवाल अपने अपने उठाए थे। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने ईडी का मसला उठाया था, कांग्रेस की तरफ से, बाकी दलों की तरफ से जो मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट लगाने का जो कांवड़ यात्रियों के दौरान लगाने का मामला आया है कि नेम प्लेट लगाया जाए, इसके ऊपर जो उन्होंने अपनी बात रखी। इसी तरह से नीट यूजी का मसला रखा गया है। तो ये मान के चले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि सत्र में और क्या खास रहने वाला है, तो हंगामा तो रहने ही वाला है, जिसकी जो है चर्चा सभी के कर रहे हैं, क्योंकि नीट यूजी का मामला पड़ा हुआ है। अभी आपको बता दें कि दोपहर तक हो सकता है कोर्ट इस पे फैसला भी दे दे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस तरह से, क्योंकि ये बजट सत्र है, बजट पेश होगा, उसके साथ 6 विधेयक भी पेश होने हैं। बीते दिनों हमने देखा जब सत्र हुआ तो सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। इस बार क्या कुछ हो सकता है, कितना हंगामा हो सकता है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं विपक्षी दलों के पास, जैसा बता रहे कि सर्वदलीय बैठक में भी उन्होंने मुद्दे रखे हैं, लेकिन बजट के बाद भी हंगामा और 6 विधेयक भी पेश होने वाले हैं, उसके बाद भी हंगामा हो सकता है।
देखिए, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के विपक्ष जो है वो सहमत नहीं है। जैसे कि मसलन मैंने बैंकिंग सेक्टर में संशोधन को लेकर के ही कहा, सरकार की कोशिश है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी है बैंकिंग सेक्टर में, उसमें 51% से वो कम हो। लेकिन विपक्ष का आता है कि ये जो फैसला है वो सरकार इस तरह से न ले। तो इस तरह से आप मान के चलिए कि इसके अलावा जब बजट पेश होगा और बजट के जब प्रावधान आएंगे उस पर चर्चाएं होंगी, तो मान के चलिए कि एक स्वस्थ बहस के साथ साथ हंगामा भी होना एक तय है। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं कि आज ही जो है कांग्रेस की तरफ से एक स्थगन प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में डाल दिया गया और राज्यसभा में भी स्थगन प्रस्ताव है। राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव शून्यकाल को लेकर के है, जबकि लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया गया है कि नीट यूजी पे चर्चा हो। यानी कि जो सार्वजनिक जो माफ कीजिएगा जो बजट जो अभी एक सर्वे जारी पेश किया जाना है, उसके पहले ये डिमांड है कि इसके पहले नीट यूजी पे बहस हो। स्थगन प्रस्ताव जो है रखा गया है। तो मुद्दे कई सारे हैं विपक्ष के पास जिस पर हंगामा कर सकती है, लेकिन बजट भी पेश होना है और बजट सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। जब बजट पेश होगा उसके बाद विपक्ष का क्या रुख होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अमृत जी तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब एक आईएएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एमपी में आईएएस अधिकारियों के तबादलों को मंजूरी मिल गई है। सीएम सचिवालय की तरफ से तबादलों को मंजूरी मिली है। तबादले की लिस्ट को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फाइनल कर दिया है और कभी भी ये आदेश जारी हो सकता है। मंत्रालय में भी एसीएस प्रमुख सचिव के प्रभार में बदलाव हुआ है। चंबल सहित 3 संभागीय आयुक्त के नाम भी तबादला सूची में शामिल हैं। 2015 बैच के आईएएस अफसरों को कलेक्टर के पद पर तैनाती मिलेगी। एसपी स्तर के आईपीएस अधिकारियों की सूची भी लगभग तय मानी जा रही है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादलों को मंजूरी मिल गई है। सीएम सचिवालय की तरफ से तबादलों को मंजूरी मिली है और तबादले की लिस्ट की अगर बात करें तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इसे फाइनल किया है और इसीलिए अब कभी भी आदेश जारी हो सकता है। मंत्रालय में भी एसीएस प्रमुख सचिव के तबादले हो सकते हैं और उनके प्रभार में भी बदलाव हुआ है। चंबल सहित 3 संभागीय आयुक्त के नाम भी तबादला सूची में शामिल है। हमारे सहयोगी विवेक पांडे अधिक जानकारी के साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं सीधा। विवेक, जिस तरह से हमने देखा कल कि सबसे पहले कैबिनेट में थोड़ा रीशफलिंग की गई, जहां पर रामनिवास रावत को विभाग दिया गया, नागर सिंह चौहान को दूसरा विभाग दे दिया गया। अब आईएएस के तबादले की खबर सामने आ रही है और सीएम ने खुद इस लिस्ट को फाइनल किया है। देखिए, मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से सूची तैयार लगभग हो गई है। मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दे दिया है और ये माना जा रहा है साल 2015 बैच के आईएएस अधिकारियों को फील्ड पर भेजा जा सकता है और उन्हें कलेक्टर बनाया जा सकता है। करीब 8 ऐसे अधिकारी हैं जो इस सूची में शामिल हैं और सबसे पहले शुरुआत तो सिवनी कलेक्टर बना के मोहन सरकार ने कर दी थी। सिवनी की कलेक्टर संस्कृति जैन को बनाया था। 2015 बैच की इकलौती आईएएस अधिकारी है जिन्हें कलेक्टर बनाया गया है। अभी प्रदेश में कलेक्टर की बात कर ली जाए तो 2013 बैच, 14 बैच और अभी तक 12 बैच के आईएएस अधिकारी ही कलेक्टर बने हुए हैं। लेकिन मंत्रालय में जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं उनकी फिलहाल कमी है। ऐसे में कई जिलों की जो कलेक्टर हैं वो हटाए जा सकते हैं, उन्हें मंत्रालय में पदस्थ किया जा सकता है और 2015 बैच के आईएएस अधिकारियों को फील्ड पर कमान सौंपी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि महत्वपूर्ण बात है कि जब 4.5 साल सरकार को काम करना है मोहन यादव के नेतृत्व में, तो ऐसे में फील्ड पर उन तमाम अधिकारियों को भेजा जाए जो यंग हों और तो यही वजह है 2015 बैच के अधिकारियों के नाम सूची में शामिल हैं। आज शाम तक या देर रात तक ये कभी भी सूची जारी हो सकती है। कुछ मंत्रालय में भी फेरबदल किए जा सकते हैं। एसीएस और पीएस स्तर के अधिकारियों के जो विभाग हैं उनको बदला जा सकता है। इसके अलावा आईपीएस अधिकारियों की भी सूची लगभग तैयार है। बहरहाल जब ये तबादलों की सूची जारी होगी तो ये एक देखने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि कितने कलेक्टरों को हटाया गया है और उनके स्थान पे कौन कौन से वो कलेक्टर होंगे जो जिलों में जाके सरकार की मंशा के अनुसार काम करेंगे। प्रतिज्ञा बिल्कुल, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिस्ट तो फाइनल कर दिया है। आदेश कभी भी जारी हो सकता है, जैसा कि विवेक बता रहे हैं कि आज दिन भर से लेकर शाम तक में ये आदेश जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए आपका। रायपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा की तबीयत बिगड़ गई है। रायपुर के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग के लक्षण उनमें देखे गए हैं। रायपुर उत्तर सीट से बीजेपी विधायक है पुरंदर मिश्रा।
तो देखिए, एक और जहां आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र की शुरुआत होनी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा की तबीयत बिगड़ गई है। रायपुर के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है और टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग के लक्षण बताए जा रहे हैं। रायपुर उत्तर सीट से बीजेपी विधायक हैं पुरंदर मिश्रा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ खोमन साहू फोन कॉल पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी। खोमन, पुरंदर मिश्रा की तबीयत बिगड़ गई है और बताया जा रहा है कि उन्हें टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग के लक्षण है। अभी कैसी तबीयत है उनकी, क्या कहना है डॉक्टरों का? देखिए प्रतिज्ञा, अभी जो तबीयत है उसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि कल देर शाम उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में डायरिया और मलेरिया का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से पुरंदर मिश्रा की तबीयत खराब हुई है उसमें साफ ये दिखाया गया है जो टाइफाइड है वो होने की संभावना जताई गई। तो अभी डॉक्टरों की निगरानी में पुरंदर मिश्रा, और अभी जो उनकी स्वास्थ्य है वो स्थिर है। कुल मिलाकर समझा जा सकता है लगातार मौसमी बीमारी फैली हुई है और यही कारण है उसके चपेट में विधायक भी आ गए। जी बिल्कुल खोमन, तो जैसा कि खोमन बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार डायरिया मलेरिया जैसी जो बीमारी है वो पैर पसार रही है और इसी बीच टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं विधायक पुरंदर मिश्रा। हालांकि अभी उनकी तबीयत में सुधार बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की ग्वालियर की, जहां 1000 बिस्तर के अस्पताल में डॉक्टरों की गुंडागर्दी, डॉक्टरों ने मरीज परिजन और अटेंडर्स को जमकर पीटा है। तो देखिए, ग्वालियर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां 1000 बिस्तर के अस्पताल में डॉक्टरों ने गुंडागर्दी की और मरीज परिजन और अटेंडर्स को पीटा है। महिलाओं से भी मारपीट की गई है। मारपीट के बाद दोनों पक्षों ने कंपू थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि आए दिन शहर के इस 1000 बिस्तर के अस्पताल में मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हमारे सहयोगी अनिल गौर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, एक अस्पताल है और अस्पताल में डॉक्टर ही अगर गुंडागर्दी करने लगे तो फिर, और वो भी मरीजों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो फिर मरीजों को कौन देखेगा? आखिर किस वजह से मारपीट हुई है यहाँ? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल का ये सबसे बड़ा जय रोग अस्पताल है जो अभी नई बिल्डिंग बनी है। उसका 1000 बिस्तर अस्पताल के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर अधिकतर देखा जाता है कि जूनियर डॉक्टरों के द्वारा हमेशा गुंडागर्दी सामने आई है और यही वजह है कि मरीजों के परिजनों और मरीजों के साथ भी मारपीट की कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। और ऐसी ही घटना ये बीती रात की है, जहां पर मरीजों ने आरोप लगाया कि जूनियर डॉक्टर ने उन पर लात घूंसे मारे और वहां से चले गए। डॉक्टरों ने परिवार के रिटायर्ड आर्मी मैन के सदस्य और महिलाओं को भी नहीं बख्शा, उनकी भी मारपीट की है। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान ही कुछ बहस हुआ और जब मरीज के परिजनों ने कुछ कहा तो उसके बाद ये जूनियर डॉक्टर मारपीट के लिए उतारू हो गए और उसके बाद उनकी मारपीट करी है। और जब महिलाएं बचाने के लिए आई तो उनके साथ भी मारपीट की है। तो और जिस तरीके से जूनियर डॉक्टरों का भी ये आरोप है कि जब जो मरीज का परिजन है ड्यूटी रूम से बाहर निकलने के लिए कहा तो उस मरीज के परिजन ने उनकी मारपीट की। इस दौरान जूनियर डॉक्टर को चोट भी आई है। तो इस तरह का इसका जूनियर डॉक्टरों का भी ये आरोप है। लेकिन ठीक है अनिल, तो डॉक्टरों की गुंडागर्दी देखने को मिली है अस्पताल में। अब देखना है कि प्रशासन इस पर क्या कुछ रुख अपनाती है। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां 15 से अधिक झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई है। सभी झोला छाप डॉक्टर्स के क्लिनिक सील कर दिए गए हैं। कई जगह से भारी मात्रा में दवाई जब्त की गई है। मलेरिया से 4 बच्चों की मौत के बाद एक्शन में प्रशासन है। डायरिया के भी 400 से अधिक मरीज मिले हैं। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश के बाद एसडीएम तहसीलदार ने कार्रवाई की है। तो देखिए, 15 से अधिक झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई है बिलासपुर में। हमारे सहयोगी आशीष दुबे फोन कॉल पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। आशीष, जिस तरह से झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई है, 15 से अधिक झोला छाप डॉक्टर्स पर यह कार्रवाई हुई है, आखिर किस वजह से, कैसे पता चला कि ये झोला छाप डॉक्टर हैं? कि क्या मरीजों की हालत क्या है वहां पर जो लोग एडमिट थे? देखिए, मैं शुरुआत से बताना चाहता हूं कि बिलासपुर और छत्तीसगढ़ जो है डायरिया मलेरिया डेंगू को लेकर जो है अब संवेदनशील हो चुका है। सत्ता और विपक्ष दोनों की नजरें जो हैं मौतों पर हैं। एक बात मैं फ्लैशबैक में जाके बता रहा हूं कि कल भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है कि जो है मलेरिया से बैगा लोगों की मौत हो रही, जो एक जनजाति है बैगा जिसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। उसी तारतम्य में अब जो है विष्णुदेव साय की सरकार ने सारे छत्तीसगढ़ के जो कलेक्टर हैं उनको ये झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
इसका कारण ये है कि बिलासपुर में इनके इलाज से जो है जो मरीज है उनकी स्थिति बिगड़ रही है और मौत हो रही है। बिलासपुर में 4 मौतें हो चुकी हैं मलेरिया से। तो यही कारण है कि बिलासपुर के जो कलेक्टर हैं अवनीश शरण, उन्होंने एसडीएम पीयूष तिवारी के नेतृत्व में बिलासपुर में जिला प्रशासन में एक टीम का गठन किया है। इसी तरह बिल्हा में, कोटा में, मस्तूरी में अलग अलग जगह जो है ये झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर टीम गठित की गई है और लगभग 3 दिनों में 40 से अधिक झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। किसी की का होम्योपैथी सील किया गया है, किसी के यहाँ से दवा जब्त हुई है, किसी का जो बिल्कुल आशीष, तो बड़ी कार्रवाई बिलासपुर में झोला छाप डॉक्टर्स पर की गई है और 15 झोला छाप डॉक्टर्स के दुकानों को सील कर दिया गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने सेना की चौकी पर हमला करने की आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया। इसके बाद से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है और ये चौकी राजौरी के गुंडा ख्वास इलाके में है। आपको बता दें कि अभी तक शांत माने जाने वाले जम्मू इलाके में पिछले कुछ महीनों में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है और इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। इस इलाके में घुसपैठ की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। जम्मू में आतंक की कमर तोड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने तमाम बड़े ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने सेना की चौकी पर हमला करने की आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया और बीते दिनों लगातार जो सुरक्षा एजेंसी है वो तमाम बड़े ऑपरेशन चला रही है इस इलाके में। वहीं अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने रविवार को कहा कि देश और पार्टी के हित के लिए मैं चुनाव से बाहर हो रहा हूं। उन्होंने ये बात लेटर लिखकर कही है। दरअसल अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ये मांग कर रहे थे कि वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी बाइडेन को प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होने को कहा था और उसके बाद बाइडेन ने कहा था कि अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो मैं राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाऊंगा। रिपोर्ट्स की माने तो उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। बाइडेन ने भी उनका समर्थन किया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन कभी भी राष्ट्रपति पद के लायक नहीं थे। साथ ही ट्रंप ने कहा कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें हराना आसान होगा। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर का। कांवड़ यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर है। कांवड़ यात्रियों के लिए हो साफ और स्वच्छ खाने की व्यवस्था हो। यूपी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भोजन का फैसला होगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कैसे भोजन मिलेगा इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। मांसाहार और शाकाहार दोनों को स्पष्ट करना चाहिए। मांसाहार शाकाहार का किचन अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। आज से सावन की शुरुआत हो गई है और ऐसे में कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, साफ और स्वच्छ खाने की व्यवस्था हो, इसको लेकर डिप्टी सीएम ने ये संकेत दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कांवड़ यात्रा बहुत सिस्टमेटिक हो जाए, इसके लिए प्रयास और किया जा रहा है। एक आध दिन में आपके सामने इसको होगी बात। बाकी व्यक्तिगत तौर पर आप कहें तो मुझे ये लगता है कि ठीक मतलब स्पष्टता थोड़ी होनी चाहिए कि भाई कहाँ कैसा भोजन मिलेगा। मांसाहार और शाकाहार एक साथ ही है तो स्पष्ट करना चाहिए कि मांसाहार और शाकाहार दोनों है भाई, उनके किचन अलग है कि नहीं। अनुष्ठान करने वाला जो कांवड़ यात्रा बड़ी परिश्रम, बड़ा श्रद्धा भाव से जाते हैं, उनको स्पष्ट हो जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांवड़ यात्रा। तो देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने ये संकेत दे दिए हैं कि जो शाकाहार और मांसाहार खाना है उसकी व्यवस्था अलग हो, किचन अलग अलग होना चाहिए और यूपी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अब भोजन का फैसला होगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ खोमन साहू लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी। खोमन, जिस तरह से सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के लिए ये सुविधा बनाई गई कि जो भी दुकान है दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी मांग की गई। अब छत्तीसगढ़ में भी इसके संकेत मिल रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जो है मिलावट की खबरें आ रही है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार ने फैसला लिया था, अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ तौर पर कह दिया कि जो कांवड़िया यात्रा करते सच्चे भाव से वो
प्रभु भोलेनाथ के जो जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, ऐसे में जो प्रतिष्ठान लगाए रहते हैं उस यात्रा के दौरान, तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा होना चाहिए कि ये मांसाहारी है, ये शाकाहारी है। तो इससे समझा जा सकता है कि सरकार और गृह मंत्री अब आने वाले दिनों में इसका आदेश भी जारी करने वाले हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से राजधानी रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में भी जो शाकाहारी है, मांसाहारी है, किचन एक ही में पाया गया था। इसको लेकर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी। अब कांवड़ यात्रा चूंकि सच्चे भाव से जो श्रद्धालु है प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाते हैं, चाहे भूतेश्वर नाथ की बात की जाए, चाहे खरौद में बाबा भोलेनाथ की जल चढ़ाने की बात हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चे मन से जाते हैं। तो ऐसे में कोई दिक्कत ना हो कांवड़ियों को, इसका ध्यान रखने का प्रयास कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और यही कारण है कि जो सरकार है इस पर अब यूपी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी फैसला लेने जा रही है। प्रतिज्ञा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नीट मामले की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नीट विवाद पर सुनवाई शुरू हो गई है। 40 याचिकाओं पर यह सुनवाई हो रही है और परीक्षा दोबारा कराई जाए, याचिकाकर्ता का ये कहना है। तो देखिए, बीते दिनों से नीट का जो मुद्दा है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इस मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। इस पूरे मामले पर 40 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा दोबारा से कराई जाए। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी सीधा। अमृत, जिस तरह से इस मामले पर अब सुनवाई हो रही है और याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगातार ये मांग रही है कि दोबारा जो है नीट का एग्जाम कराया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो धांधली हुई है वो एक स्पेसिफिक एरिया तक सीमित नहीं रही है, वो देश के अन्य हिस्सों में गई है और ये बड़े पैमाने पर हुई है। जबकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया, जो कि सरकार और एनटीए का पक्ष रख रहे हैं, उनकी तरफ से वकील का कहना है कि ये जो परीक्षा हुई, धांधली की बात सामने आ रही है, वो एक सीमित क्षेत्र तक है, कुछ क्षेत्रों तक उसको एक डिलिमिट किया गया है, जिसमें हजारीबाग, पटना और जैसे गोधरा का नाम आ रहा है। तो इसमें ये उनकी तरफ से दलील है कि इतने बड़े पैमाने पे ये नहीं हुआ है, जिससे कि पूरे के पूरे जो एग्जाम में जो लड़के बैठे थे, 24-23 लाख से ज्यादा बैठे थे, उनके भविष्य को जो है फिर से दोबारा दांव पे लगाया जाए। इनमें से जो परीक्षार्थी पास में जो 1.5 लाख से ज्यादा है, उनके लिए सबसे ज्यादा संकट का विषय बन जाएगा। लेकिन अब इसी बात पे दलील चल रही है कि क्या परीक्षा बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है या फिर स्पेसिफिक दायरे में। बिल्कुल अमृत, तो अब ये सुनवाई चल रही है, अब आगे देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ निर्देश जारी करता है। बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए आपका।